प्रदेश सरकार का एक ऐसा स्वास्थ्य राज्य मंत्री है जो स्तर देखकर कार्यवाही करता है। जी, ये सुनने में तो अजीब लगता होगा, लेकिन यही सत्य है। पूरा मामला मऊ जिले के जिला अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रसाद यादव का आकस्मिक निरीक्षण हुआ, जिसमें अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों का हाल भी जाना। वहीं मरीजों ने मंत्री जी से अस्पताल की बदहाली और डॉक्टर की लापरवाही की दास्तान बताई। साथ ही मरीजों ने मंत्री जी से ये भी कहा कि इस अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती और हम लोगों को बाहर से दवाएं लिखते हैं। मरीजों के साथ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो रहे लापरवाही को देख मंत्री जी अवॉइड कर गए और बड़े ही शांत ढंग से सीएमओ सहित डॉक्टरों को इलाज करने को कहा। इस बात पर जब मीडिया ने मंत्री जी से लापरवाही पर सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही किस स्तर की है ये तो किताब देखना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो उनका उद्देश्य है कि चाहे दूर दराज गांव में बैठा हुआ मरीज है उसको इलाज की व्यवस्था हो, और इसीलिए पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण चल रहा है। जैसे यहाँ पर भी हमको शिकायत मिली कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं या यहाँ पर सफाई की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। ये तमाम हैं बातें, हमने वार्निंग दे दिया है, सीएमओ के साथ में है, सीएमएस बाहर हैं। तो जो सुविधाएं हैं जो उस हिसाब से मरीजों को, जनता को सुविधाएं अभी पूरा नहीं मिल रही हैं। मालूम मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, जैसे सुबह जो है वहाँ पर भी वार्निंग दिया जाएगा, और अगर लापरवाही से रहेगी तो सरकार लोकल चाहे सीएमएस हो या सीएमओ हो या डॉक्टर्स हो, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही कहीं न कहीं है। कार्रवाई नहीं सर, आप किस जांच कराएंगे कि किस स्तर का लापरवाही, किस स्तर की बेईमानी है या भ्रष्टाचार है, कौन से स्तर की दिखी आपको लापरवाही? पूरा भी पेपर देखना पड़ेगा ना। जैसे उसका 108 एम्बुलेंस का है मामला या उसको रिफर किया गया है, जो बाहर से दवा लिखा जा रहा है, उसपे क्या कहना? ये आई एम नॉट डॉक्टर। मैं जब क्लियर तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? अब कार्रवाई आपको बताएंगे, हम कार्रवाई की जाएगी। अभी अस्पताल के बाहर से दवा लिखने की वजह क्या है? बाहर लिखा जाती है, वजह क्या है? वजह आप बताइए, वजह क्या है? आपने बताया कि सरकार ने पूरी सुविधा नहीं दे रही है, कोई क्वेश्चन नहीं अपना रही है। ये कोई तरीका है? अस्पताल में हो गया है, हाँ 8 घंटा 9 घंटा हो गया, तो शाम को कार्रवाई नहीं होती? 8-9 मिनट में नहीं होती। अच्छा, जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके के आजाद रोड पर बने बीएस हॉस्पिटल के मालिक और उनके बेटे और पूरे स्टाफ ने पड़ोस के ही स्मिथ गर्ग नाम के युवक को लाठी डंडों से पीटा। तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। आजाद रोड पर बीएस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राकेश चौधरी और उनके बेटे डॉक्टर शशांक चौधरी पर पड़ोस के स्मिथ नाम के एक इंजीनियर से मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक का कहना है कि उनके हॉस्पिटल से नाली के अंदर गंदगी आती है। इस बात को लेकर मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से कई बार शिकायत की और किसी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने खुद जाकर डॉक्टर साहब से इस बात को कहा तो डॉक्टर साहब मुझ पर भड़क गए और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर राकेश चौधरी और उनके बेटे शशांक चौधरी मेरी शॉप पर अपने स्टाफ के साथ आए और मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी मां के साथ भी मारपीट की। इस बात की पूरी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल अवस्था में थाने पहुंचे युवक का कहना है कि कई घंटों से मैं थाने आया हुआ और पुलिस मेरी किसी बात पर सुनवाई नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हमने पीड़ित युवक का मेडिकल करवा दिया है और अभी भी शिकायत पत्र नहीं आया है। उसके आने के बाद ही आगे की जाँच की जाएगी। भैया, ये मेरे घर के बराबर में डॉक्टर राकेश चौधरी का हॉस्पिटल है। उनके लड़के शशांक चौधरी ने आके मेरी दुकान पे आके 30-40 लड़के लेके आए, मेरे और मेरी माँ को मारा और देखिए मेरे हाथ फाड़ दिया है, मेरी दुकान पे हमला करा है और कुछ नहीं हो रहा है इनके खिलाफ, क्योंकि ये पैसे वाले हैं। ऊपर से पॉलिटिक दबाव डलवा रहे हैं और कोई कुछ नहीं हो रहा है। 2 घंटे से मैं यहाँ कोतवाली में खड़ा हूँ ऐसे ही अपने हाथ फटा हुआ लेके, कुछ नहीं हो रहा है। आजाद रोड पे 2 कक्षों में नाली सफाई करने को लेके विवाद हुआ है। उस संबंध में एक स्मिथ गर्ग जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी वो हमारे पास आया था, उसका मेडिकल कराया गया है। तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पे अग्रिम कार्रवाई दोनों पक्षों में की जाएगी।
पंजाब के नौजवान नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से नशे पर काबू पाने के लिए हर तरह से यत्न किए जा रहे हैं। इसके तहत जिला श्री मुक्तसर साहिब जुडिशियल विभाग की तरफ से जिला सेशन जज की अगुवाई में सरकारी स्कूलों के बच्चों के सहयोग से नशे के खिलाफ एक रैली और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सेशन जज ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की। और इस रैली में SSP गुरप्रीत सिंह गिल, डिप्टी कमिश्नर सुमित कुमार जरंगल और एडिशनल सेशन जज CCM आदि जजों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ अपने अपने विचार व्यक्त किए। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ बल्कि पंजाब जो सूरबीरां की धरती है उसके नाम को भी खराब कर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 28 मई को कैथल के स्थानीय अनाज मंडी में होने वाली विकास रैली की सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी स्थानीय नेताओं ने ताकत झोंक दी है। इस विकास रैली में मुख्यमंत्री जिला कैथल के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी की घोषणा करके जिले के विकास में एक नया इतिहास की इबारत लिखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की रैली ऐतिहासिक होगी और पूरे कैथल विधानसभा की और पूरे ज़िले की जनता में भारी उत्साह है। और जिस तरह से विकास कार्य है पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, तो जिस प्रकार के विकास कार्य पिछले 2 साल से 1.5 साल से चले हुए हैं, तो वो विकास की गंगा और विकास की लहर कल कैथल विधानसभा में पहुंचेगी और हम सब मुख्यमंत्री के मुखारविंद से ही सभी घोषणाओं को सुनेंगे। क्या मुख्य मांगे कैथल की तरफ से क्या रखेंगे आप? विस्तार से हमने पूरा चार्टर बनाया है और ओवरब्रिज की बात है और अनेक कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमने कल मुख्यमंत्री जी को रखनी है और ये सारी चीज़ें चार्टर बना के हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखने वाले हैं। हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुभाष बराड़ा जी कल को यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनके साथ। उसके अलावा और मंत्री, MLA, विधायक और सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है और आपके सामने ही हैं सारी तैयारियाँ और कल को हम सब उनका स्वागत करने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पर पहुँचने की संभावना? रैली बड़ी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। कैथल शहर से ही कम से कम 20,000 लोग इस रैली में पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा पूरी विधानसभा से तो 50,000 प्लस लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना कल को है। कैथल के निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई स्टेट प्रधान कर्नैल सिंह ने की। कर्नैल सिंह ने कहा कि सन 2007 से हरियाणा सरकार के निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से कई कल्याणकारी स्कीम चलाई थी। इस बारे में सरकार भी निरंतर प्रचार करती आ रही है, लेकिन निर्माण कार्य श्रमिक व मनरेगा मजदूर पंजीकरण के नाम पर धांधली चल रही है और श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाने और लाभों को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है जी, जो सरकार व श्रम कल्याण बोर्ड है उसकी मजदूर विरोधी नीति है, उनके खिलाफ प्रदर्शन है। ये कुरुक्षेत्र और ये कैथल जिला में बहुत ही भ्रष्टाचार व्यापक है। यहाँ के जो लेबर इंस्पेक्टर हैं मजदूरों की बहुत लंबे समय से कापियाँ नहीं बना रहे हैं और फील्ड में जो यूनियन या जो सदस्य एजेंट है जो सरकार का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त है उनकी खूब धड़ल्ले से कापियाँ बन रही हैं। मजदूरों से लूट की जा रही है। 500 रुपये, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिए जा रहे हैं। स्कीमों के मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहे, मजदूर मारे फिर रहे हैं। इन सारी समस्याओं के खिलाफ आज ये निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत करवाया जाएगा। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं
कि सरकार ने अगर भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं डाली और मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं किया तो जल्दी ही यूनियन को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और इस सारे काम की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसीलिए हम सरकार को बार बार चेताना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन जो नहीं किए जा रहे वो रजिस्ट्रेशन किए जाएं और जल्दी जल्दी सारी समस्याओं का समाधान हो। जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, भवन निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, ये जो मतलब ये जो कापियां बनती हैं इनके नाम में 22 लाख जो सरकार ने स्कीमें लागू की हुई हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने में मजदूरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं, इनके पास फार्म नहीं मिलते, जबकि मुफ्त में फार्म दिया जाता है और ये दर दर के बढ़ते हुए मतलब फोटो स्टेट करा के सैकड़ों रुपए का मतलब इनका नुकसान हो रहा है। साथ में ये है कि जो फार्म भरे जा रहे हैं 2-2 महीने इनकी कापियाँ नहीं बनती और इसके बाद लाभ की जब बारी आती है तो 6-6 महीने लाभ इनके 6-6 महीने तक इनको लाभ नहीं मिलते। यहाँ से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो अपनी मनमानी कर रहा है और धांधली बचा रखी है। कुछ विशेष संगठन यहाँ तथा कथित संगठन है जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ साँठगांठ करके मतलब ये काम कर रहे हैं। कुछ मजदूरों से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि हमें श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है। ये किस तरह की समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ इसमें ये जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं इसमें कोई ये सुविधा की बात है, यहाँ काम वाली बात नहीं है। काम तो ये अपने प्राइवेट उसमें करते हैं, भवनों में काम करते हैं, मकानों में काम करते हैं, चाहे प्लम्बर है। लेकिन यहाँ जो ये बात है, इनकी जो सुविधा के लिए कापी बनना चाहिए उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जब सुविधा लेने की बात आती है तो फार्म भी मतलब समय से नहीं लिए जाते और जो रसीद है ना उसकी वो भी नहीं दी जाती। देश भर की तरह सिरसा में भी भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर सिरसा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने नेहरू पार्क स्थित पंडित नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेहरू चाचा अमर रहे के नारे लगाए। आज हम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। चाचा नेहरू जी ने बच्चों के बड़े प्यारे करते थे और बच्चे प्यार से उनको चाचा जी कहते थे। उन्होंने हमारे देश के अंदर जब पहले प्रधानमंत्री बने तब सुई भी नहीं मिलती थी, सुई भी हमें जो है बाहर से मंगवानी पड़ती थी। उन्होंने नहरों का जाल बिछाया, किसानों को नहरें चलने से किसानों को बड़ा लाभ हुआ और देश अपने पंचशील का जो नारा दिया, भाईचारे का नारा दिया और हमारा देश जो है उनके ही जो उन्होंने काम किए उनसे देश आगे बढ़ा। आज हम इस बात की पुण्यतिथि पे प्रतिज्ञा करते हैं, जो चाचा नेहरू जी ने हमें रास्ता दिखाया शांति का, वो हम उस रास्ते पे चलेंगे। हमारा देश तरक्की करे, हमारा भाईचारा बना रहे, अपने भारत देश के अंदर अमन शांति हो और मिलजुल कर रहे, यही उनका एक संदेश था। जमीनी विवाद के चलते चाचा को भतीजे ने फावड़े से काट डाला, जिसे आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मृतक यशवंत सिंह के अपने भतीजे रजनीश सिंह से जमीनी पैसे को लेकर कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद भतीजे रजनीश सिंह ने फावड़े से अपने चाचा को काट डाला। इस घटना से गाँव में सनसनी फैल गयी। हम तो अपने घर थे भैया, 3 बजे करीब फ़ोन गया कि बुरी तरह से सोनू ने मार दिया उनको। आज उनकी देहांत हो गई थी। बना कुछ जमीन माताजी के बारे में जिस भी बात था तो वही उसी का कारण वो उसका पूरा पैसा उसी को चाह रहा था। नहीं, उसका सग भतीजा है, बड़े भाई मर गए, 1.5 साल का था, भाई मर गया था। हाँ, जसवंत चाचा था। ताजोपुर गांव में 2 भाइयों के बीच कुछ आपसी विवाद में लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर मुकदमा लिखा गया था। आज इलाज के दौरान मजरूब की मृत्यु हो गई है, जिस पर तत्काल गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा रही है।
अमृतसर में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स ने भंडारी पुल जाम कर दिया। पेरेंट्स ने 2 घंटे के लिए धरना देने की बात कही, लेकिन उसके बाद धरना खत्म करने को लेकर पेरेंट्स गुटों में बंट गए। एक पक्ष धरना जारी रखने की बात करने लगा और दूसरा धरना खत्म करने पर अड़ गया। अंत में पेरेंट्स ने डीसी वरुण रोजम को पुल पर लाने की मांग की और धरना जारी रखा। जब समय बीतने लगा तो पेरेंट्स एसोसिएशन का शिष्टमंडल डीसी से मिलने पहुंचा। बातचीत के बाद पेरेंट्स ने जिद छोड़ते हुए धरना उठाने का ऐलान किया। तो साडी मांग है काफ़ी दिन चलती आ रही है, पंजाब सरकार तक पहुंची हुई है। पंजाब सरकार ते डीसी सरकार सानू हर वक्त टाइम ते टाइम दे जा रहे हैं, उसका कोई हल नहीं लिख रहा। जो कि इन्होंने एक बार मीटिंग की कि सारे स्कूल वाले इन्होंने कोई बच्चों को नजायज नहीं तंग करेंगे, उन्होंने हुक्म ना मानते हुए जो कि डीसी साहब जिला मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल पावर इन्होंने को सब कुछ है वा और जान के अपनी इस पावर ने यूज नहीं कर रहे स्कूल वाले के खिलाफ। असं पूछना चाहते हैं डीसी साहब को कि की इन्हों मतलब है कि इन्होंने बच्चे नहीं है छोटे स्कूल च पढ़ते नहीं है, किन्ने बच्चे स्कूल नहीं जाते, साडे बच्चों को तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं? असं जिला प्रशासन तो पंजाब सरकार मांग करते हैं कि साडी मांग नूं पूरी किया जाए। साडी कोई सच्चाई दी सच की मांग है कि जो प्राइवेट दुकाना खोल के बैठे ने, जो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन कड्डी है कि अपनी मनमर्जी नाल कोई भी एनुअल फीस अन्य खर्चे नहीं लेगा, साडी जायज खर्च मांग है। ये साडी मांग नूं क्यों नहीं मान रहे ने? साडी ये मांग जे ना मनी ये सरकार नूं बहुत महंगी पवेगी। जय हिंद। चंदौली जिले का एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। यही नहीं, इस गांव के लोग पेयजल के लिए पड़ोस के जनपद पर निर्भर हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि गांव के सभी हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। बावजूद उसके अभी तक गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिले के नक्सल प्रभावित नौगढ़ धवठंबा गाँव के लोगों को मजबूरन 1 किलोमीटर दूर पैदल सोनभद्र जिले में जाकर पानी लाना पड़ता है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी ने चकिया तहसीलदार को आदेशित किया कि जल्द से जल्द गाँव के लोगों को टैंकर के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया जाए। पानी यहाँ पे नहीं है, पानी की बहुत ही दिक्कत है। यहाँ जो जितने कुआं हैं हैंडपंप है सब सूख गए हैं पूरा। हम लोग को जो जरूरत होता है तकिया एक सटा हुआ गांव सोनभद्र का है, वही गांव से लेकर हम लोग अपनी जरूरत पूरा करते हैं। पैदल जाकर 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कितने हैंडपंप कुएं हैं आपके गांव? यहाँ पे 3 कुआं है, 8 हैंडपंप है। कोई चंदौली जिला प्रशासन तरफ कोई मदद नहीं हम लोग के गाँव में। जैसे लगता है कि हम लोग गाँव चंदौली जिला में है ही नहीं। कभी आप लोगों ने शिकायत की इस मामले की? कितना बार हम लोग बोले हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। कोई अधिकारियों का ध्यान यहाँ पे है ही नहीं। मतलब इसका हम लोग सुनते हैं सिर्फ के हाँ नौगढ़ में डीएम अधिकारी कोई भी आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ये गांव के लिए कोई आया ही नहीं। एक चपरासी तक नहीं आया इस गांव में। ये मामला संज्ञान में आया है। बाकी जो है नौगढ़ ब्लॉक में विशेष रूप से हम लोगों ने जो है स्पेशल मॉनिटरिंग की हुई थी और वहाँ पे जहाँ पे भी ऐसी समस्या आई वहाँ पे ग्राम प्रधानों को निर्देशित कर दिया गया कि अपने राज्य वित्त और 14वें वित्त के धनराशि से जो है पेयजल की व्यवस्था कर लें। किंतु यहाँ पे एक विशेष स्थिति है, यहाँ पे सारे जो है हैंडपंप और वो सूख गए हैं जैसा संज्ञान में है। तो वहाँ पे हम स्पेशली टैंकर से जो है पानी की व्यवस्था करवाने के लिए तहसीलदार चकिया को बोल दिया गया है और वहाँ पे टैंकर के द्वारा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, गाँव वालों का ये भी कहना है कि महीनों से ये स्थिति हम लोगों ने ब्लॉक पर भी सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे पानी का जो स्तर था वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो वहाँ पे हैंडपंप वगैरह या रीबोर कराने का भी बहुत ज़्यादा अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली जो गर्मी की कंडीशन है, गर्मी की स्थिति को देखते हुए, इसलिए वहाँ पे जो है टैंकर द्वारा ही पानी की सप्लाई उचित रहेगी। जब से रामपुर में नए एसपी संजीव त्यागी ने कार्यभार संभाला है, जब से अपराधियों पर पुलिस ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और रोज ही कप्तान प्रेस वार्ता कर खुलासा कर रहे हैं और रामपुर को अपराधियों से भय मुक्त कराना ही उनका मकसद है। आज भी कप्तान की टीम ने एक नकली नोटों के कारोबार करने वाले 4 लोगों को धर दबोचा और उनके पास से काफी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। रामपुर के थाना टांडा थाना प्रभारी को पिछले कुछ समय से लगातार सूचना मिल रही थी कि जाली नोट के कारोबार में कुछ लोग उनके थाना क्षेत्र के संलिप्त हैं। इसी की मुखबरी करते हुए कल दोपहर 4 बजे के करीब 4 लोगों को इन्होंने जाली करेंसी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है
इन लोगों से एक पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। खुर्शीद नाम गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का नाम है नसीम, जाबुल, उस्मान, आकिम। नसीम और जाबुल मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव काजीपुरा के रहने वाले हैं। उस्मान और आकिम रामपुर में थाना टांडा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। नसीम का बड़ा भाई खुर्शीद जाली करेंसी, जाली नोट के व्यापार में पिछले 3 साल से बीरमपुर जेल में पश्चिम बंगाल में रह रहा है। और जब से खुर्शीद जेल में बंद है तब से काजीपुरा गांव का मुरादाबाद में काजीपुरा गांव का नवाबजान पुत्र इब्राहिम ये नोट पश्चिम बंगाल से लाकर यहाँ बेच रहा है। नवाबजान अभी फरार है, पुलिस टीम उसको पकड़ने पे लगी हुई है। और इन लोगों ने इस काम की शुरुआत यहाँ गांव पहाड़पुर थाना टांडा क्षेत्र का है, उसमें शाहिद और वाहिद हैं पुत्र छिद्दा, इन दोनों के साथ शुरू किया था। इन दोनों को भी सीबीआई ने जेल में बंद किया हुआ है। जनपद हापुड़ के गांव गालन के जंगल में शिव मंदिर पर रूपचंद नामक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। बताया जा रहा है कि रूपचंद ने आत्महत्या की है। रूपचंद की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जाँच कर रही है। नाम क्या है आपका? सुरेश चंद। इनसे क्या रिश्ता था आपका? हमारे बहनों थे। ये इनका आत्महत्या करने का क्या मुख्य कारण रहा? मुख्य कारण ये रहा जी, इनकी जो जमीन बेची इनके बाप ने, वो जमीन का हिस्सा नहीं दिया गया इनको। अच्छा। तो इन्हें जो है मारपीट घर से निकाल दिया गया। निकालने के बाद में रात जो गाँव में आया था, गाँव वाले उसके लिए बता रहे थे कि हमने देखा था। तो ये अंबाला के बीएसएनएल मुख्य महाप्रबंधक रमेश चंद्र आर्या ने आज अपने कार्यालय में राजस्व वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2015-16 में मोबाइल राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में बीएसएनएल का हरियाणा सर्कल भी कैटेगरी सर्कल में प्रथम स्थान पर आने पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि घाटे में जा रहे भारतीय संचार निगम लिमिटेड हरियाणा ने खर्चे में बचत और मोबाइल क्षेत्र में अधिक रिवेन्यू कमाने में अवार्ड मिला है। बीएसएनएल का लक्ष्य सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर ले जाने का है। सभी ने माना है कि प्राइवेट कंपनियों में सरकारी उपक्रम जरूरी है। कि हरियाणा को रेवेन्यू ग्रोथ में ऑल इंडिया पे अवार्ड मिला है बीएसएनएल के लिए। तो मोबाइल रेवेन्यू की ग्रोथ हमारी 22% रही है और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हमारी 15% रही है, जो कि हमारी बी कैटेगरी के सर्कल्स में हाईएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में। और इसके लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अवार्ड दिया था। तो उसी अवार्ड के उपलक्ष्य में ये आप लोगों को सूचना देने के लिए, पब्लिक को सूचना देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई।